हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई की आरंभ बैच की ये सीरीज़। तो आरंभ बैच पर अभी भी हम पावर सिस्टम के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी कि हाँ, आज के सेशन पर भी हम लोग पावर सिस्टम के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पावर सिस्टम के अंदर एक अलग एस्पेक्ट का क्वेश्चन आज देखेंगे। आज का जो टॉपिक है ये डिफरेंट है कल वाले से। तो इस पूरे वीक में हम लोगों ने पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस आखिरी के 3-4 दिनों के भीतर देखे हुए हैं। और स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस जो है पावर सिस्टम के एमसीक्यूज़ की मिस हुई है, जो आने वाले दिनों पर उसके सेशंस जो है हम लोग कंडक्ट करेंगे एमसीक्यू के, तो आपका कुछ भी पोर्शन इसमें से छूटेगा नहीं, ठीक है। फिलहाल तो ये इस साल की 2023 की आखिरी क्लास आप अभी देख रहे हैं डेल्टा एकेडमी पर। अब इसके बाद जो क्लास होगी वो कल से, यानी कि 2024 से शुरू होगी, कंटिन्यू होगी। और तो मज़ा आएगा। बहुत कुछ नया प्लान है अब सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा अभी। और लाइव क्लासेस जो होंगी अब आने वाले साल में, जो मेरे तरफ से जो रेजोल्यूशन आप लोगों के लिए रहेगा वो ये रहेगा कि लाइव क्लासेस भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कंडक्ट होगी। मीनवाइल और भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं आपके लिए जो आएंगी, जो ग्रेजुअली मैं आपको बताता चला जाऊंगा। फिलहाल आज का ये सेशन जो है इसको बिना देरी के करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। उससे पहले आपको मैं वीक प्लान बता देता हूँ कि हम ये जो आरंभ बैच देख रहे हैं इसमें एक सब्जेक्ट एक वीक के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। जिसमें से कि हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया 11 से 16 दिसंबर, मशीन्स 18 से 23 दिसंबर, बट इसमें क्लासेस जो है वो नहीं हो पाई, थोड़ी सी क्लासेस हुई है, 1 या 2 क्लासेस हुई होंगी हार्डली। पावर सिस्टम जो है वो अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और 30 दिसंबर तक प्रिपेयर करना था। आज का एक दिन और हम लोग इसको मस्त तरीके से देखते हैं। फिर अगला सब्जेक्ट जो शुरू होगा ये होगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन 1 जन टू 6 जन हमको करना है। चलिए भाई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पर और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या होने वाला है। तो आज है 31 दिसंबर, वीक 3 जो है अब ये आज कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ डे नंबर 12 है सेशन पर, और टॉपिक है हमारा आज का फॉल्ट्स इन द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम फॉल्ट जो है ये आज का टॉपिक है। तो मतलब आज के जितने क्वेश्चंस आप देखेंगे वो सब के सब फॉल्ट के टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने इंटरकनेक्शन के ऊपर का क्वेश्चन देखा हुआ था, उससे पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर का क्वेश्चन देखा हुआ था, ठीक है। तो अब आज बनाते हैं फॉल्ट के क्वेश्चन, सब एकदम बढ़िया मस्त तरीके से रेडी। तो फॉल्ट से बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट से, शॉर्ट सर्किट वाला जो फॉल्ट होता है उसके ऊपर बेस्ड अनसिमेट्रिकल फॉर्म के फॉल्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कि बेसिक बेसिक सा डिटेल पूछता है। बट कभी कुछ बड़े एग्जामिनेशंस में आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी डेटा पूछ सकता है। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। मिक्स्ड में वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो ऑन स्क्रीन लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बीच में मैं आपको थोड़ा सा फॉल्ट्स का के बारे में इंट्रोडक्शन बता दूंगा, सो दैट कि आपको ये तो चलो खैर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके लिए नीड नहीं है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको मदद मिल जाएगी कि अगर आपको थोड़ा सा फॉल्ट्स का एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीज़ें बता दी जाए तो बेटर रहेगा, है ना। चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन जो है इसको टैकल करते हैं। लिखा हुआ है कि इफ द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम अप टू द फॉल्ट पॉइंट इज 20% एंड द बेस केवीए इज 10,000। बेस केवीए आपको 10,000 दिया हुआ है, परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू कितना दे दिया आपको, अप टू द फॉल्ट पॉइंट 20% का है, ठीक। तो बताइए शॉर्ट सर्किट केवीए कितना होगा। बिल्कुल डायरेक्ट है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बेस एमवीए, भाई शॉर्ट सर्किट केवीए या एमवीए के फॉर्म में अगर आप बताएं तो आप लिखेंगे एमवीए बेस एमवीए अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस या परसेंटेज रिएक्टेंस, इस तरीके से। तो 100 ऊपर चला गया, ये बेस एमवीए या बेस केवीए आपके पास 10,000 आ गया, डिवाइडेड बाय फॉल्ट पॉइंट इज 20%, 20 इंटू 100। इस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए क्या इसको, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखिए 20% है ना, तो इसको एक काम करिए ना, इसको आप ऊपर तो भेज सकते हैं, वैसे आप चाहें तो इसको डायरेक्टली 0.02 नहीं 0.2 कर दीजिए, उससे भी बात बन जाएगी। एक जीरो आपको ऊपर और बढ़ाना पड़ेगा बस, है ना, यहाँ पे एक जीरो आपको और बढ़ाना पड़ेगा, बात वही है। तो 20 लिख के आप 100 लिखें या ऐसे लिखें, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, जैसे भी सॉल्व करें। तो यहाँ एक जीरो और बढ़ गया, ये हो गया 2 5 10 0 0 0 0, ये आ गया 50,000, 50,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। शॉर्ट सर्किट केवीए जो है आपका कितना आ गया, 50,000, 50,000। चलो ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केवी और एमवीए का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है ये स्क्रीन पर इसको ले आते हैं पहले तो, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
लिखा हुआ है कि इफ द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इज 20%, परसेंटेज रिएक्टेंस यानी अगेन एक बार फिर से आपको परसेंटेज एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है, एंड द फुल लोड करंट जो है दैट इज 10 एम्पियर, आई एफ एल की वैल्यू 10 एम्पियर। तो बोलता है कि शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसका कितना होगा व्हेन ओनली दैट एलिमेंट इज इन द सर्किट, जब केवल वही एलिमेंट जो है सर्किट पे कनेक्टेड है। तो शॉर्ट सर्किट करंट पहले देख लेते हैं कितना होना चाहिए इसका। तो आप जो एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका आई एस सी का, वो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, तो आप लिखेंगे कि शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड विथ 100 और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस के फॉर्म में या परसेंटेज रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखिएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड विथ रिएक्टेंस है परसेंटेज के फॉर्म में तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 इस फॉर्म में। तो करंट कितने की है नॉर्मली आपके पास 40 की है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 2, दैट इज 2000। ये एक्सप्रेशन सही है क्या? 2000 का सॉरी 2000 कहाँ से होगा, 2 इंटू 100 हुआ ना, दैट इज 200, ओके ओके ओके, दिस इज 200। ये एक्सप्रेशन सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, ये जो वैल्यू मिली दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर शॉर्ट सर्किट करंट 200 एम्पियर का। आपको क्या पूछा है, देन द शॉर्ट सर्किट करंट विल बी डैश व्हेन ओनली दैट एलिमेंट इज कनेक्टेड। तो आ तो गया आंसर, मुझे लगा इसके आगे कुछ और भी पूछ रहा होगा। ठीक है, फिर बी ऑप्शन डायरेक्टली आ गया यार, कोई सीन ही नहीं था इसमें, कोई टेंशन वाला पार्ट था ही नहीं। आईएससी आपको डायरेक्टली पूछा था, आपको करंट दे दिया, फुल लोड करंट जो है आईएफएल ये बता दिया आपको, और परसेंटेज रिएक्टेंस दे दिया, दोनों के रेशियो के फॉर्म में आप बता दीजिए आईएससी, ठीक है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सब सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, जेई वगैरह के पेपर में आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर फॉल्ट के आ रहे हैं तो आप आराम से बना सकते हैं, तो कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द ऑपरेटर ए रोटेट्स विथ एन एंगल, ऑपरेटर ए रोटेट्स विथ एन एंगल ऑफ डैश इन द डैश डायरेक्शन। ठीक है, ऑपरेटर ए जो है वो क्या मेथड है, ऑपरेटर ए को जो हम लोग यूज करते हैं पावर सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन में, पावर सिस्टम में जो 3 फेज का जो सीक्वेंस जो रहता है उसके लिए हम लोग इस ए को बताने के लिए किस चीज़ के हिसाब से यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड मेथड है ये, शॉर्ट हैंड मेथड के तौर पे इसको यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 फेज सिस्टम। ठीक है, तो जब 3 फेज सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन होता है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, बाय डिफॉल्ट हमारे पास फेज सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो ये ऐसे 3 टाइप से होते हैं। मान लो वोल्टेज बता रहे हो या करंट आप बता रहे हो तो उसका एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं कि जैसे V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया। अब यहाँ पे फेज सीक्वेंस ध्यान देंगे कि भाई पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस है, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से इन सबको रोटेट होता हुआ दिखाते हैं। तो जब शॉर्ट हैंड मेथड से जब आप इसको शो करोगे तो ये ए जो है ये कौन सा रोटेशन शो करेगा, कितने का, भाई डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट, और एंगल जो है हम वो कितना अज्यूम करते हैं, एंगल जो है वो ए को 120 डिग्री फेज शिफ्टेड जो है उस हिसाब से दिखाते हैं। तो यहाँ से यहाँ 120 डिग्री का फेज शिफ्ट दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का, और तीसरी वाली जो क्वांटिटी है उसका फर्स्ट क्वांटिटी के साथ 240 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाई देता है। वही एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन में जो बोला उसका आंसर है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी में लिखा हुआ था ये चीज। बिल्कुल सिंपल सा सीधा सीधा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं अब यहां से। डैश इज अ सीरीज टाइप अनबैलेंस फॉल्ट दैट ऑकर्स इन अ पावर सिस्टम। इसमें से दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा एक सीरीज टाइप का फॉल्ट है जो कि अनबैलेंस फॉल्ट है, दैट ऑकर्स इन अ पावर सिस्टम। सीरीज टाइप का भी बोलता है और साथ में अनबैलेंस फॉल्ट भी बोलता है, कैसे बताएंगे इसको, चलिए देखते हैं इसको कैसे बताया जा सकता है। इसको बताने से पहले आप इसका आंसर फटाफट से करें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अभी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जरा सा आइडिया मैं बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा जरा सा आपको आइडिया मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, ठीक। चलिए देखते हैं फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, एक बार फिर से हेडिंग डालना होगा क्या। So the types of faults,
फॉल्ट्स का प्रकार, इसको नॉर्मली कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? देखिए, अगर फॉल्ट्स की बात है तो सीधे सीधे इनके ऊपर दो पहली कैटेगरी बनती है। मेजर क्लासिफिकेशन देखोगे तो दो ही टाइप का फॉल्ट हम लोग स्टडी करते हैं। एक हो गया अपना जो सीरीज में जो फॉल्ट हो रहा है, जिसको कि ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। जैसे किस वजह से हो गया कि जैसे कहीं पे कंडक्टर्स को आपने ज्वाइन किया हुआ है कपलर के थ्रू, वो फेल हो गया, कहीं पे जॉइंट्स उसके ओपन हो गए, कहीं पे कंडक्टर टूट गया बीच से। इस तरीके के कुछ कुछ फॉल्ट जो हैं वो ओपन सर्किट फॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा जो होता है दैट इज द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दूसरी जो कैटेगरी है फॉल्ट्स की वो शॉर्ट सर्किट। दो मेजर क्लासिफिकेशन तो पहले ऐसे बनते हैं। अब इनके अंदर फिर और बाइफर्केशन होता है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, एलजी फॉल्ट, एलएलजी फॉल्ट, ये कौन सा किस कैटेगरी में आता है? सिमेट्रिकल था सर कि अनसिमेट्रिकल था? बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एकदम सॉर्टेड फॉर्म में इसका फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, ठीक? बस आप ध्यान से देखते जाइए, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। So types of faults are majorly classified in two forms. Faults are majorly classified in two forms. कौन कौन से दो फॉर्म्स हैं देखिए। तो फॉल्ट की एक वैरायटी है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। फॉल्ट की पहली वैरायटी विच इज गिवन एज द ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक? और फॉल्ट की दूसरी वैरायटी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दूसरे प्रकार का फॉल्ट जो सिस्टम में ऑकर हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है? चलिए इसको भी लिख लेते हैं। सो द सेकंड वन इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है? ओपन सर्किट फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दो टाइप का हो सकता है। अब इसके अंदर क्या बाइफर्केशन होता है? तो ओपन सर्किट फॉल्ट के अंदर तो सीधे सीधे आप तीन वैरायटी का फॉल्ट लिख सकते हो, ठीक है? कि थ्री फेज में से कौन कौन सा हिस्सा जो है वो ओपन हुआ, कि एक कंडक्टर ओपन हुआ, कि दो कंडक्टर ओपन हुआ, कि पूरे तीनों के तीनों कंडक्टर ओपन हो गए। पॉसिबिलिटी है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो सर ये जो है ये थ्री वैरायटीज में होती है। कौन कौन सी थ्री वैरायटी? तो एक है जिसमें कि वन कंडक्टर ओपन, वन कंडक्टर ओपन, ठीक? सेकंड जो है इसमें आप देखेंगे कि दोनों कंडक्टर ओपन हो गया, टू कंडक्टर्स ओपन, ठीक है? और तीसरा जब आप देखेंगे, थर्ड जो आप देखेंगे, इसमें क्या है? इसमें ऑल थ्री कंडक्टर्स ओपन, ऑल थ्री कंडक्टर्स ओपन। ये सब सीरीज के फॉल्ट्स हैं, ठीक है? सीरीज फॉर्म में ये वाले फॉल्ट जो है हम इसको देखते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में अभी और बाइफर्केशन बचा हुआ है। कौन कौन सा? इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए ये वाला बाइफर्केशन और एक देखते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में हम इसको दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी में? एक इसके अंदर लिखते हैं, एक कैटेगरी आप इसके अंदर बनाइएगा कि शॉर्ट सर्किट में बैलेंस्ड फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट में बैलेंस्ड या फिर सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलिए, बैलेंस्ड या सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट। फ्लो चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी शॉर्ट नोट जब आप बनाते हैं लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना रहता है, यही फ्लो चार्ट तरीका सबसे अच्छा है। इससे आपको हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप। एक हो गया बैलेंस फॉल्ट, दूसरा हो गया अनबैलेंस या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। बैलेंस या सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा हो गया अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है? या फिर अनबैलेंस फॉल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक? ये सेकंड एग्जांपल, सेकंड कैटेगरी। अब इनके अंदर आती है मेन वैरायटीज, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। नॉर्मली जो क्वेश्चन आप एलजी एलएलजी वगैरह देखते हो वो इन्हीं के अंदर की वैरायटी होती है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में ही ज्यादा वेरिएशन है एज कंपेयर टू द ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है? क्या क्या वेरिएशन? तो भाई सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट लिख दिए, ठीक है? अब बैलेंस या सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या क्या हो सकता है? बैलेंस या सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या क्या हो सकता है भाई? देखिए इसमें सबसे पहली वैरायटी में लिख सकते हैं कि, सबसे फर्स्ट वैरायटी में लिख सकते हैं, बैलेंस फॉल्ट में आप लिखिएगा थ्री फेज, सिमेट्रिकल फॉल्ट में थ्री फेज शॉर्ट। ऐसा लिखना सही रहेगा क्या? कि पूरा का पूरा तीनों का तीनों फेज जो है वो एक दूसरे से शॉर्ट हो गया,
ठीक है, पूरा 3 फेज शॉर्ट। दूसरा इसके अंदर लिख सकते हैं 3 फेज शॉर्ट सर्किट, 3 फेज शॉर्ट सर्किट विथ ग्राउंड। कि जो भी फॉल्ट ऑकर हुआ, इसको सिमेट्रिकल बोलने के पीछे का कारण भी यही है कि जो फॉल्ट हो रहा है तीनों फेज में एक समान हो रहा है, कोई इसमें अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 3 फेज का या तो एक साथ तीनों के तीनों फेजेस शॉर्ट हो जाए, या फिर 3 फेज मिल करके ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाए। समझ आता है? ठीक। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में ऐसा नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में अलग वैरायटी है। क्या वेरिएशन है? देखिए, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या हो सकता है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर क्या कैटेगरी हो सकती है? 1 फेज शॉर्ट विथ ग्राउंड, एक फेज का ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाना, कि एक ही फेज शॉर्ट हुई ग्राउंड के साथ, बाकी सारी फेजेस जो थी वो हेल्दी ऑपरेट कर रही थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट पर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हो सकता है कि 2 फेज शॉर्ट हो रही हो, एक बची हुई हो अभी भी हेल्दी, तो आप लिख सकते हैं कि 2 फेज शॉर्ट विथ ग्राउंड। ठीक है, 2 फेज शॉर्ट विथ ग्राउंड। अब इसमें आखिरी में 3 फेज शॉर्ट विथ ग्राउंड मत बोल दीजिएगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, फिर हमको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बताना है। ठीक। तो आखिरी क्या कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, लास्ट वेरिएशन क्या हो सकता है भाई? देखिए, लास्ट वेरिएशन में आप लिखेंगे कि लाइन टू लाइन शॉर्ट हो गया। ये सिर्फ 2 लाइन की बात है। ठीक है। क्या 2 लाइन की बात है कि कोई 2 लाइन जो है आपस में शॉर्ट कर गए, तीसरा वाला नहीं शॉर्ट हुआ, सिर्फ 2 लाइंस जो हैं वो आपस में शॉर्ट हुए, तभी तो अनसिमेट्रिकल हो रहा है ना, तभी तो सिस्टम अनसिमेट्रिकल हो रहा है। अच्छा, इन्हीं का नाम आप सोच रहे होंगे कि सर आप बोले थे कि LG LLG वगैरह के बारे में बताएंगे, आपने तो कहीं लिखा ही नहीं इनके बारे में। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। इन्हीं को उस अलग अलग फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स में हम बताते हैं कि LG फॉल्ट LG फॉल्ट, वो इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट सर्किट के अंदर आप देखिए 3 फेज शॉर्ट अगर है, इसको कौन सा फॉल्ट बोलेंगे हम लोग? पूरा तीनों का तीनों फेज अगर शॉर्ट है तो ये कहलाएगा, इसको आप बोलेंगे, ये कौन सा फॉल्ट है? लाइन 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 फॉल्ट, LLL फॉल्ट। ये समझ गए आप? 3 फेज शॉर्ट सर्किट है विथ ग्राउंड, कौन सा फॉल्ट बना बताइए? ये बन गया, कौन सा फॉल्ट है? दिस इज लाइन 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 टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन 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 टू ग्राउंड फॉल्ट। ये भी समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये इस नाम से ही पेपर में क्वेश्चन आता है ना, इसलिए इसी नाम से लिखवा रहा हूं आपको, इसका नाम है। वैसे 1 फेज शॉर्ट विथ ग्राउंड, अब आप बताइए इसको खुद से कि इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक फेज का शॉर्ट विथ ग्राउंड, एक ही फेज का शॉर्ट है विथ द ग्राउंड सेक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे, दिस इज नोन एज LG फॉल्ट, दिस इज नोन एज LG फॉल्ट। अच्छा, इसके बाद क्या है? 2 फेज शॉर्ट विद द ग्राउंड, 2 फेज का शॉर्ट हो जाना ग्राउंड के साथ, 2 फेज शॉर्ट विद ग्राउंड, क्या कहलाएगा ये? LLG, इट विल बी नोन एज LLG फॉल्ट। ठीक है। और आखिरी में आप देखेंगे लाइन टू लाइन शॉर्ट, लाइन टू लाइन का शॉर्ट होना, मतलब ये कहलाएगा LL फॉल्ट, LL फॉल्ट। बताइए, अभी आपको क्लियर हुआ ये पूरा का पूरा टॉपिक कि कौन सा वाला किससे एसोसिएटेड है, कौन सा बैलेंस में आएगा, मतलब कौन सा फॉल्ट सिमेट्रिकल में आएगा, कौन सा फॉल्ट अनसिमेट्रिकल में आएगा, कौन सा सीरीज के लिए होता है, कौन सा शंट के लिए होता है। आई होप कि ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हो यहाँ बोर्ड पर, यही फ्लो चार्ट अकेले काफ़ी होगा इस पूरे पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। देखिए, इतना आप फॉल्ट के बारे में अगर जानते हैं, आपकी कॉपी में शॉर्ट नोट में ये बना हुआ है, तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश किया है कि सारा चीज़ जो है एकदम सीक्वेंस में आपको बता दूं। पता होता है, हम सब सुने होते हैं, ऐसा नहीं है कि सुने नहीं है इसमें से आप कोई भी, आप सुने होंगे, बट ये होता है ना कि सीक्वेंस में पता नहीं रहता।
फिर उसी से एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है कि कौन से वाले के बारे में क्वेश्चन में पूछा है करके, फिर समझ में नहीं आता है कि अच्छा वो एलएलजी शॉर्ट सर्किट में सिमेट्रिकल था कि अनसिमेट्रिकल था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो आप जब इस तरीके से ऐसे समझ समझ के चीज़ों को बनाएंगे, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं जाएगी। तो जब जब बैलेंस या सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलेगा तो देखिएगा जो भी सिचुएशन हो रही है वो तीनों के तीनों फेजेस के साथ एक साथ होगी। तो अगर सब शॉर्ट हो रहे हैं, तो तीनों के तीनों शॉर्ट हो रहे हैं, अगर ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रहे हैं तो तीनों के तीनों हो रहे हैं सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल केस में क्या होगा, या तो कोई एक फेज ही शॉर्ट हो रहा है ग्राउंड के साथ, या दो शॉर्ट हो रहा है ग्राउंड के साथ, या फिर दो जो है वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन है, तीनों में एक समान कुछ नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे इतने वैरायटी के फॉल्ट जो है ये बनते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा वापस से लेकर के चलता हूँ, मैंने आपको बोला ही था कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बेसिस पे आपको मैं फॉल्ट्स का छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि आज का टॉपिक भी वही है। चलिए भाई, तो अब जरा सवाल पे आते हैं। बोलता है डैश इज द सीरीज टाइप का अनबैलेंस फॉल्ट। सीरीज टाइप का अनबैलेंस फॉल्ट, शंट की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ये कौन सा फॉल्ट के बारे में बात किया, सीरीज फॉल्ट। सीरीज फॉल्ट मतलब जब कोई कंडक्टर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, किसी भी तरीके से सीरीज में ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो सीरीज फॉल्ट ऑकर होती है। ठीक है, तो लाइन टू लाइन बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, डबल लाइन टू ग्राउंड बोलने का मतलब नहीं है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, ये सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सब तो शंट कैटेगरी के हैं ना, वो सब तो शंट फॉल्ट में आते हैं। अब आपको क्लैरिटी है, आपको आंसर फिल्टर करने में 2 सेकंड का समय लगेगा हार्डली, तुरंत आपको आंसर दिख जाएगा कि ये इसका राइट आंसर, ओपन कंडक्टर फॉल्ट, सीरीज फॉल्ट। ठीक है, चलिए दिस वाज ऑल। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, अगला सवाल जो है वो लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद आ गया हमारा 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। लिखता है ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड एट 11 केवी 0.4 केवी 500 केवीए 5% का रिएक्टेंस, 5% का रिएक्टेंस है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट एमवीए, व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट एमवीए ऑफ द ट्रांसफॉर्मर व्हेन कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस, व्हेन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। देखिए इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है ना, तो इसका जो रिएक्टेंस है उसको पर यूनिट फॉर्म में आप लिख लीजिए। रिएक्टेंस पर यूनिट जो है वो हो जाएगा 0.05, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, पर यूनिट फॉर्म में चाहिए ना, तो 0.05 के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो x पर यूनिट जो है वो इतना आ गया, बाकी और क्या चाहिए आपको, बेस एमवीए दिया है क्या, एमवीए बेस जो है वो आपको 500 केवीए के फॉर्म में दिया हुआ है, 500 केवीए के फॉर्म में दिया, और क्या क्या दिया, व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट एमवीए, व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट एमवीए। शॉर्ट सर्किट एमवीए कैसे बताओगे, तो शॉर्ट सर्किट एमवीए को आप बताओगे MVA बेस अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस, MVA बेस अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस 500। अच्छा MVA में पूछा ना, सॉरी ये तो KVA में है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई x पर यूनिट 0.05, इसी से आपका आंसर आ जाएगा, इसी से तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट MVA, सॉरी नॉट ISC, शॉर्ट सर्किट MVA, शॉर्ट सर्किट MVA की वैल्यू, इसको आप एक जीरो हटा दिए, यहाँ से हटाए तो दो आ गया, तो 5 बच गया, और ये 50/50, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 10 बचना चाहिए इसका आंसर, तो 10 MVA में आना चाहिए, इसका आंसर जो है वो 10 MVA आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, समझ गए आप इस चीज़ को। तो आपको देखिए जब इन्फानाइट बस से कनेक्टेड बोला तो आपका x पर यूनिट की वैल्यू जो है वो 0.05 ओम्स की आपको मिल जाएगी। ठीक है, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगला सवाल लेते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिंगल फेज का ट्रांसफॉर्मर है, 2 केवीए की रेटिंग है, 480 वोल्ट उसका प्राइमरी है, और प्राइमरी वोल्टेज है, और 120 वोल्ट जो है वो सेकेंडरी का पोटेंशियल है। डिटरमाइन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फुल लोड करंट प्राइमरी और सेकेंडरी का आपको पूछा हुआ है, और आपको क्या दे दिया, केवीए रेटिंग उसका दिया हुआ है, उसका केवीए रेटिंग जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट इसका कैसे निकालेंगे भाई, केवीए बेसिकली बोला जाए तो एपरेंट पावर का फॉर्म दिया है ना, दैट इज वीए, वोल्ट एम्पियर, डिवाइडेड बाय वोल्ट कर दूंगा तो एम्पियर तो मिल जाएगा मुझे इसी रेटिंग से, यही तो करना है। तो मुझे देखिए प्राइमरी का वोल्टेज दिया हुआ है तो इसकी करंट निकल जाएगी, सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है इसकी हेल्प से ये इसका भी करंट निकल जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 2 केवीए, I1 की वैल्यू प्राइमरी साइड का अगर मुझे निकालना है तो 2 केवीए डिवाइडेड बाई 480, इसको भी केवीए में लाना है, 10⁻³ इसको ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ अपॉन 480।
अरे इसको सीधे 2000 लिख देते हैं ना, 2000 अपॉन 480। हाँ अभी ज़्यादा ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 50, 2 6 ज़ा 2 25, और 25/6 कितना होता है? 2 3 ज़ा 6, 2 12.5 ज़ा 25 होता है। ठीक है, अब 3 4 ज़ा 12 और फिर 5, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए इसका। 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है पहला वाला करंट, कहीं पे दिख रहा है क्या? ये तो है आंसर, दिस द आंसर। सेकंड वाले केस में भी आप यही कर दीजिए। I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको केवीए में फिर 2 दिया हुआ है, इस बार डिवाइड कर दीजिएगा इसको 120 से इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 120, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 ज़ा 12 और 100, 100/6, तो 6 1 ज़ा 6 हो गया, 7 8 9 10 40, 6 7 ज़ा 6 6 ज़ा 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.67 मान लेते हैं। चलो ठीक है, पहले वाले से ही वैसे आंसर मिल गया था हमको। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था यार, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फॉल्ट वाला कोई चक्कर था नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था तो इसको बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। लिखता है द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ 100 kVA 5 kV 5 ओम का रिएक्टेंस। अच्छा इस बार रिएक्टेंस परसेंटेज में नहीं दिया, इस बार 5 ओम के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, इज गिवन बाय विच वैल्यू? परसेंटेज रिएक्टेंस। अच्छा वही पूछा ही है हमको, परसेंटेज रिएक्टेंस पूछा है, कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज रिएक्टेंस पूछा तो हम एक काम करते हैं, Z पर यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या इसको? पर यूनिट इंपीडेंस के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? पहले हमको इंपीडेंस की वैल्यू चाहिए ओम्स में, डायरेक्टली ओम्स में, पर यूनिट के फॉर्म में नहीं। तो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे Z इन ओम्स मल्टीप्लाइड विथ बेस MVA अपॉन बेस KV का स्क्वायर, बेस KV का स्क्वायर लिख सकते हैं इस फॉर्म में इसको। चलिए ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसमें। ये आ जाएगा हमारा Z पर यूनिट इज इक्वल्स टू इम्पीडेंस इन ओम्स कितना, यही रिएक्टेंस एक ही है तो 5 है, मल्टीप्लाइड विद बेस MVA, बेस MVA यानी KVA में अपने पास दिया हुआ है 100 अपॉन ये हो गया 5 KV है ना, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। अब 100 है तो देखिए केवी में था ना, ये केवीए में है और मुझे डेटा किस में चाहिए? एमवीए में चाहिए। तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको और थोड़ा सा कन्वर्ट करके सही फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। 5 इंटू 0.1 अपॉन 5 का स्क्वायर केवी। हाँ केवी बेस में, ये तो चलो ये तो सही है। तो 5 इंटू 0.1 अपॉन 5 का स्क्वायर, ये हो गया 5 इंटू 0.1 अपॉन 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 5 दैट इज 1/50, 0.2 के समथिंग। मतलब ये डेटा जो है 0.02 इतना डेटा जो है ये इसने मुझे रिएक्टेंस का बताया या इम्पीडेंस का बताया ओवरऑल। अगर ये डेटा है तो मुझे परसेंटेज इम्पीडेंस कैसे मिलेगा? परसेंटेज इम्पीडेंस इसको 100 से डिवाइड करके मिलेगा। परसेंट के फॉर्म में अगर मुझे इसको निकालना है Z पर यूनिट का परसेंटेज के फॉर्म में, तो ये 2% बन जाएगा, 20 नहीं बनेगा। 20 करीब का डेटा दिख रहा है बट वो 20 नहीं बनेगा, 0.02 है ना, तो 100 से आप इसको वो करोगे तो 2 देगा ये डेटा। ठीक, चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जरा। अगला सवाल बोलता है द पावर सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ फॉल्ट विच मेक्स द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द करंट इक्वल टू जीरो। पावर सिस्टम एक ऐसे फॉल्ट पर आया, उसके ऊपर एक ऐसा फॉल्ट क्रिएट हुआ जिससे कि उसकी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है करंट की, वो ही खुद जीरो हो गई। उसकी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट खुद ही जीरो हो गई। तो बताइए फॉल्ट का नेचर क्या हो सकता है? फॉल्ट का नेचर जो है वो क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। डबल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन, लाइन टू ग्राउंड, 3 फेज टू ग्राउंड। आपने अगर नोटिस किया होगा जब हम फेज सीक्वेंसेस के फॉर्म में बात करते हैं या जब सीक्वेंस के फॉर्म में जब फॉल्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 रहता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सीक्वेंस और तीसरा होता है जीरो सीक्वेंस फॉल्ट। ये 3 कैटेगरी में हम लोग फॉल्ट जो है इसका एक्सप्रेशन बताते हैं। ठीक है, तो अपने ओरिजिनल वेक्टर के हिसाब से किस सीक्वेंस में ये फॉल्ट जो है वो हो रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग बताते हैं कि एक दूसरे से सब 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर हैं और उसके हिसाब से फॉल्ट कैसे किस सीक्वेंस में ऑकर हो रही है, किस सीक्वेंस में घूम रही है। ठीक,
अब यहाँ पर एक बात हमको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है? कि जब आपको क्वेश्चन में बोला, इस पूरे क्वेश्चन में ना एक ही लाइन है जिस पे ध्यान देना है। कौन सी लाइन है? सब्जेक्टेड टू अ फॉल्ट, देखिए, विच मेक्स द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इक्वल टू जीरो, बस इतना ही समझने का है। ऐसा फॉल्ट जिसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट ही इक्वल टू जीरो हो जाती है, उसी की बात कर रहा है। तो ऐसा फॉल्ट कब होता है पता है? देखिए, जब जब कोई भी फॉल्ट आपको लाइन को ग्राउंड से जब कनेक्ट करेगा, तब तब उस कंडीशन पे क्या होगा कि उसकी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जीरो पे नहीं पहुंचेगी। उस कंडीशन पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा सिर्फ एक ही बार होगा कि जब ग्राउंड के साथ कोई कांटेक्ट ही ना हो। और जब मैं ग्राउंड बोल रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि कोई तार ऐसे टूट के जमीन पे गिर गया, ऐसे सूखी जमीन है उसके ऊपर कोई तार ऐसे गिर गया तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया। ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ऐसा नहीं है। वो तब ऐसा होता है कि जब किसी प्रॉपरली वेल ग्राउंडेड पोर्शन या वेल ग्राउंडेड कोई टावर है, उससे मतलब आपकी कोई तार जो है, जो भी आपकी फेस की लाइन की जो वायर है, वो टूट करके किसी ऐसे वेल ग्राउंडेड सेक्शन से जाके टकरा गई, तब उस तरीके का, तब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है वैसा होकर होता है। तो यहाँ पे वैसा सीन अगर होगा तो फिर जीरो सीक्वेंस की कंपोनेंट जीरो होगी ही नहीं। करंट की कंपोनेंट जो है वो जीरो पे नहीं पहुंचेगी, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट उसकी वो एक ही कंडीशन में पहुंचेगी कि ग्राउंड का कोई चक्कर ही ना हो बीच में। और ऐसा गिवन ऑप्शंस में से एक ही जगह हो रहा है, इन पूरे गिवन ऑप्शन में से ये एक ही जगह हो रहा है, दैट इज इन द डबल लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसमें देखिए ग्राउंड का कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसमें जो ग्राउंड वाला जो कंपोनेंट है या जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट जो है, वो पूरी की पूरी तरह से उसके अंदर जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, बाकी सब ग्राउंड से एसोसिएटेड है, तो इनमें से किसी में नहीं होगा ऐसा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये था हमारा 8वां सवाल। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट डिपेंड्स। फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कॉमन सा क्वेश्चन है यार, इसका आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हो। पहला ऑप्शन बोलता है टोटल इंपेडेंस अप टू द फॉल्ट। टोटल इंपेडेंस पे तो डिपेंड करेगा ही, फॉल्ट तक का कितना टोटल इंपेडेंस बन रहा है उसी के बेसिस पे तो कैलकुलेशन भी करते हो आप। और वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, हाँ इस पे भी डिपेंड करेगा। नन ऑफ द, कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर तो सी ऑप्शन राइट। दोनों ही सही है क्योंकि दोनों पर ही डिपेंड करेगा ना। चलिए ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हाँ इसको सॉल्व करते हैं चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि शंट रिएक्टर at 100 MVAR is operated at 98% of its rated voltage and at 96% of its rated frequency। अब मान लेते हैं कहीं पे कि इसकी रेटेड वोल्टेज जो होगी वो V1 होगी। इसकी रेटेड वोल्टेज जो है वो कितनी है? V1 है, ठीक है। वैसे इसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी, रेटेड फ्रीक्वेंसी इज F1। रेटेड फ्रीक्वेंसी कितना? F1 है, ठीक। तो उस कंडीशन पे देखिए कि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो अब कितनी हो जाएगी। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 0.98 टाइम्स ऑफ V1, और वैसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो गई? 96%, तो 0.96 टाइम्स ऑफ F1, है ना। ये तो हमको अभी का सिनारियो पता चल गया। अब इसका जरा रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। आपको क्या बोलता है? रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टर जो है वो कितना होगा, और आपको शंट रिएक्टर का MVAR रेटिंग जो है, MVA रिएक्टिव जो है वो दिया हुआ है। चलिए इसका रिलेशन अगर स्टैब्लिश करें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका है कि आप बताएंगे Q इज इक्वल्स टू, या Q की प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो भी बता सकते हैं आप। Q इज इक्वल्स टू V बाई एक्स, Q इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई एक्स, ठीक। अब V का स्क्वायर तो ठीक है, x की जगह पे आप लिखेंगे 2 पाई FL। मुझे बाकी सबसे मतलब नहीं है क्योंकि ये 2 पाई हो या L हो ये सब तो कांस्टेंट है। मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के पार्ट से मतलब है क्योंकि मेरे पास डेटा भी उसी फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो आई कैन से कि Q1 by Q2 is equal to V1 by V2 इस पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ F2 by F1, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस रिलेशन के आधार पे ये एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। अब मैंने देखिए यहाँ पे V2 को पहले ही V1 के फॉर्म में लिख रखा है। ये जो मैं ऑपरेटिंग वोल्टेज लिख रहा था ये V2 ही था, और जो मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लिख रहा था ये F2 की वैल्यू थी।
तो F2 की जगह पे 0.96 F1 लिखना वैलिड है, V2 की जगह पे हमको 0.98 V1 लिखना भी वैलिड है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में शंट रिएक्टर का MVAR जो गिवन है वो किस केस के लिए गिवन है, ठीक है, MVAR की वैल्यू जो है वो किस केस के लिए गिवन है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे MVAR जो अननोन है उसको आप ऊपर लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। तो उसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन को। बाकी तरीका आप समझ गए कि आपको एक्सप्रेशन बनाना कैसे है। चलिए तो इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास, सो देयरफॉर Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। अब इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिख लेते हैं ना। V2 का आप क्या लिख सकते हैं, 0.98 टाइम्स ऑफ V1 ये वाला, डिवाइडेड बाई V1 इस पूरे का स्क्वायर इनटू, अब ऊपर हो जाएगा F1 फ्रीक्वेंसी F1 अपॉन 0.96 टाइम्स ऑफ F1। F1 भी कैंसिल आउट हो गया, V1 भी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 0.98, यहाँ बच गया 0.96, और इस तरफ हमारे पास क्या हो गया, Q2 अपॉन Q1 का फॉर्म हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर वी विल गेट Q2 इज इक्वल टू, Q1 की वैल्यू तो है ना आपके पास 100 MVAR, 100 मल्टीप्लाइड विथ 0.98 का स्क्वायर अपॉन 0.96। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 9 9 81 के अप्रॉक्स डिवाइडेड बाय 9, एक 9 का कट गया तो 9 और मल्टीप्लाइड विथ 109.80, तो ये आपका लगभग 100 पॉइंट समथिंग कुछ देगा डेटा MVAR में। 100 पॉइंट समथिंग का डेटा जो है आपका आएगा। पॉइंट में कितना आ रहा है एक बार देख लीजिएगा, 100 पॉइंट समथिंग, 104 नहीं 100 ही आएगा। ये इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, ठीक। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा इसको। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी आना चाहिए। क्लियर, बना लेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो करना क्या था, रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों अपन ने सेम फॉर्मेट में लिख दिया। क्यू का एक्सप्रेशन से रिलेट कर लिया हम लोगों ने, ज़्यादा कुछ नहीं था। चलिए और देखें, एक आध क्वेश्चन और होगा तो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। बढ़िया से मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि डिटरमाइन द मिनिमम सर्किट ब्रेकर ट्रिप रेटिंग एंड इंटरप्टिंग कैपेसिटी फॉर अ 10 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विथ 4% का इम्पीडेंस टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज सोर्स। ऑपरेटिंग वोल्टेज 480 वोल्ट्स है, 60 हर्ट्ज का सोर्स है। हालांकि इससे अभी कोई मतलब नहीं है हमको, बेसिकली जो डेटा चाहिए वो आपको मिल गया, ठीक है। इंटरप्टिंग कैपेसिटी फॉर 10 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जिसका कि 4% इम्पीडेंस है, इसको ऑपरेट करना है आपको 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज के सोर्स के साथ, ठीक। फुल लोड करंट कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, उसी से शुरुआत करते हैं। तो IFL नॉर्मली जो हमारा फुल लोड करंट होगा वो जो अपना नेम प्लेट पर जो VA गिवन है उसके बेसिस पे आप एक्सप्रेस करेंगे, तो इट विल बी VA डिवाइडेड बाय दिस फुल लोड करंट इज VA डिवाइडेड बाय VL, VA डिवाइडेड बाय, ठीक, इतना वोल्टेज से ये ऑपरेट हो रहा है ना, ठीक, लोड का वोल्टेज। तो VA की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10 kVA, मतलब 10,000 VA, और ऑपरेटेड फ्रॉम 480 वोल्ट, डिवाइड कर दो इसको 480 से, 12 जा, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 0 0, 500 अपॉन 12, और इसको छोटा कर लेते हैं। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 48 50 20 है ना, 12 1 जा 12, 41 पॉइंट समथिंग, 41 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ से हो रहा है। आई फुल लोड की वैल्यू जो है इससे आ जाएगी क्या, देख थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है इसको हमको सुधारना होगा, एक मिनट रुकिए। VA की वैल्यू 10 है ना, 10 kVA, तो मतलब ये 10,000 हो गया, डिवाइडेड बाय हमको 480 वोल्ट्स यहाँ पे पुट करना है ना, 480 वोल्ट, तो 480 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 96 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो वही लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये 20 पॉइंट कुछ वैल्यू देगा, 20.6 विक्स की कोई वैल्यू जो है 20.6 या
20.8 वगैरह के आसपास की वैल्यू जो है वो दे रहा है ये, ठीक है। 20.8 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दिस इज आई फुल लोड, दिस इज आवर फुल लोड करंट। मान लो 20.8 एम्पियर की ये वैल्यू आ गई। डेटा एक बार आप लोग चेक करते जाएगा, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, आई एस सी मैक्सिमम इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने जो आई फुल लोड निकाला डिवाइडेड बाई, आपको ये कितना दिया हुआ है, 4% का इंपिडेंस दिया है ना, 4% से डिवाइड कर दीजिए इसी को, इसी डेटा को 4% से आप डिवाइड कर दीजिए। आपको डेटा दिया हुआ है, आपको ये 60 हर्ट्ज से कोई मतलब नहीं है। सो दिस विल बी 20.8 अपॉन 4/100, तो ऊपर चला गया 100, ठीक है। 208 0 2080 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 5 ज़ा 20, 0 4 2 ज़ा 8, 502, नहीं 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 520 होगा। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 एंड 0, ये राइट है ना, ये राइट है 520। वैसे भी 502 का ऑप्शन भी नहीं था, अच्छा हुआ। दिस इज द राइट आंसर, ये करेक्ट है। ये आपको शॉर्ट सर्किट करंट, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो आपको मिल जाता है यहाँ से। इस क्वेश्चन में यही पूछा भी था, ट्रिप रेटिंग एंड इंटरप्टिंग कैपेसिटी, हाँ ठीक है। तो मिनिमम सर्किट ब्रेकर की ट्रिप रेटिंग एंड इंटरप्टिंग कैपेसिटी, तो उसके लिए शॉर्ट सर्किट करंट, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट आपको चाहिए थी, उसकी वैल्यू फुल लोड करंट से हम लोग निकाल लिए। फुल लोड करंट कैसे निकाले, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गया। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए और बनाते हैं, फिर उसके बाद सेशन आज का जो है उसको यहीं पर एंड अप करते हैं। एक सवाल और, 12वां क्वेश्चन लिखता है कि सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस टेक्स द पावर एट अ लैगिंग पावर फैक्टर इफ इट्स एक्साइटेशन इज इंक्रीज्ड। अब जब उसका एक्साइटेशन अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे भी सिंक्रोनस मोटर को हम लोग इनफाइनाइट बस से अगर अटैच कर रहे हैं, है ना, टेक्स अ पावर एट अ लैगिंग पावर फैक्टर, इसका एक्साइटेशन को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। तो भाई सिंक्रोनस मोटर का हम लोग यूज ही करते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव कराने के लिए, और लीडिंग पावर फैक्टर एंगल जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर जो है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर खास तौर पे क्या यूज करते हैं हम लोग, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, वी बेसिकली यूज दिस ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ताकि वो हमको लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड कर सके। तो ओवरऑल पावर फैक्टर कंपनसेट करने के लिए या पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहा होगा तो लोड एंगल कैसे इंक्रीज होगी, नहीं इंक्रीज होगी ना, क्योंकि अगर लोड एंगल इंक्रीज हो गई तो पावर फैक्टर तो घट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा वहां से। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये पावर फैक्टर को इंक्रीज कर रहा है, फेज डिफरेंस एंगल को नहीं इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज नहीं, इट इज बेसिकली इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो अब आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं, ठीक है। आज का सेशन इसी क्वेश्चंस पर, इसी पॉइंट पर हम लोग एंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन पर जब मैं आपसे मिलूंगा तो यूटिलाइजेशन का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन चूंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीक में पावर सिस्टम के सेशंस जो है वो पूरे के पूरे नहीं कंप्लीट किए हैं, तो एक चीज़ करेंगे कि यूटिलाइजेशन बीइंग अ स्मॉल सब्जेक्ट, हम उसका थोड़ा सा ड्यूरेशन कम करके कुछ दिन जो है वो पावर सिस्टम को और दे देंगे। तो बढ़िया सी बात ये है कि मंडे के ऑनवर्ड्स भी हम पावर सिस्टम के ही क्वेश्चन बनाएंगे, एटलीस्ट अप टू ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अप्रॉक्स हम कोशिश करेंगे कि पावर सिस्टम के और टॉपिक्स को टच करें। अभी केबल्स वगैरह के टॉपिक बचे हुए हैं, अभी और भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बचे हुए हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। देन उसके बाद फिर बचे हुए 3 दिन में लाइव फॉर्मेट में एकदम मस्त तरीके से यूडब्ल्यूटी के क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग एंजॉय करोगे सभी क्वेश्चंस बनाना, और रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस भी बना रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपनी। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट वीडियो पर। और आज का ये साल भी कंप्लीट हो रहा है, तो उस सभी के लिए, इस सब चीज़ों के लिए, इस पूरे 1 साल तक आप लोगों ने और इससे पहले से भी जो आप लोगों ने साथ दिया, मस्त तरीके से आप साथ में पढ़ते रहे, उस सभी चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़िया एफर्ट था। 2024 में अपना एफर्ट जो है वो और टॉप लेवल का होना चाहिए, ताकि रिजल्ट्स देख करके लगे कि हाँ 2024 वाकई में एक हैप्पी न्यू ईयर हुआ है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर, एंड वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। आप सभी मस्त तरीके से हैप्पी रहिए। आई बिलीव, आई होप कि ये नया साल आप सबकी लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस लेकर के आए। अगले सेशन पे कल मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद।